नमस्कार, मैं जुल्फिकार व्यास अकेडमी बाराबंकी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले क्लास में वर्णमाला के पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था सजाती और विजाती स्वर, इसके बारे में हम चर्चा किए थे। आज उसी के बारे में संक्षेप में कुछ हम बताएंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि सजाती स्वर क्या है, आपसे पूछे विजाती स्वर क्या है, तो आप लोग जानते होंगे स का मतलब समान जात, यानी कि ऐसा स्वर जिसकी जात क्या हो, समान हो, जिसकी जात क्या हो, समान हो। तो यहाँ से क्वेश्चन फिर एक हमसे बना देता है, क्या बना देता है कि कहता है कि समान स्वर की पहचान कीजिए। तो जो सजातीय स्वर है वही क्या है, समान स्वर है, वही क्या है, समान स्वर है। अब ये समान स्वर क्यों होता है, हमें पता है कि अगर आपसे पूछे कि सजाती स्वरों की संख्या कितनी है, तो 3, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो। ये सजातीय क्यों है, क्योंकि हमें पता है छोटा आ प्लस छोटा आ से मिलकर के क्या बनता है, बड़ा। और अगर हम कहें बड़ी ई, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, छोटी ई प्लस छोटी ई को जब हम मिलाएंगे तो ये क्या बनेगी, बड़ी ई। इनकी जो जाति है वो क्या है, समान है, इनकी जो जाति है वो क्या है, समान है। अगर हम कहें ये बड़ा ऊ है, इसको जब हम बनाएंगे तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से हम क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे। अगर देखा जाए तो इनकी जाति क्या है, वो समान है, इनकी जाति है वो क्या है, समान है, इसलिए इनको हम समान स्वर कहते हैं। और कभी कभी आपसे क्या पूछ लेता है, सजाती स्वर पूछता है। तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ध्यान रखना कि सजाती स्वर को पूछ लेता है कि आप हमें बताइए मूल दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। तो जो हमारे सजातीय स्वर होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, मूल दीर्घ स्वर भी कहलाते हैं। अगर कभी आपसे पूछ ले कि मूल दीर्घ स्वर हमारे कौन से होते हैं, तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। जो हमारे सजातीय स्वर है वही हमारा क्या है, मूल दीर्घ स्वर है। अब एक बात ये ध्यान रखना, अगर आपसे केवल कहे कि मूल स्वर हमारे कौन से होते हैं, तो जो आपके हृस्व स्वर हैं, यानी कि छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋण, ये 4 हमारे क्या हैं, ये 4 हमारे क्या है, मूल स्वर है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द लिखा है दीर्घ। जो मूल स्वर है वो दीर्घ नहीं है, वो द्विमात्रिक नहीं है, वो क्या है, एक मात्रिक है। इसलिए आपसे पूछे कि मूल दीर्घ स्वर स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या बताना है, 3। जो हमारे सजाती हैं वही हमारे मूल दीर्घ स्वर है। और सजाती ना पूछे तो अगर ऑप्शन में आपको दे दे समान स्वर, तो जो हमारे समान स्वर हैं वही हमारे सजातीय स्वर हैं, और जो हमारे सजातीय स्वर हैं वही हमारे मूल दीर्घ स्वर हैं। एक क्वेश्चन होता है, होता तो वही है, हिंदी में अगर देखा जाए वास्तव में तो कुल वर्णों की संख्या 52 है। तो 52 से ऊपर तो आपसे नहीं पूछेगा ना, आपसे पूछेगा 52 से, तो होगा वही, चीजें वही हैं, लेकिन पूछने का उसका तरीका बदल जाता है। आप समझ नहीं पाते हो। जब ये पूछता है तो आपके दिमाग में वो आता है कि जो हमारा मूल स्वर है वही इसमें भी आप लगा देते हो और आप गलती कर देते हो। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर दीर्घ लिखा हुआ है, ठीक है मेरे मित्रों। अब आगे यहाँ पर हम बढ़ेंगे कि ये विजाती क्या होता है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, यानी कि ए, ओ और क्या है, औ है। अब इनको कभी विजाती कहता है और कभी कभी इनको कहता है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है। तो जैसे संयुक्त स्वर पूछता है तो एक बात ये ध्यान रखना, संयुक्त शब्द से ही हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि जैसे उसने संयुक्त पूछा तो हम तुरंत क्या लगाएंगे, हम ये लगाएंगे, छ लगा देंगे। क्या हम लगा देंगे, छ लगा देंगे। एक बात ध्यान रखना कि ये जो लिखा है ये व्यंजन है, ये ध्यान रखना। अंत में जो क्वेश्चन वो करता है, हम लोग कहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कहां पर कंफ्यूज हो जाते हो, चीजों को आप कहां पर नहीं समझ पाते हो। अंत में क्या लिखा होता है कि वो चीज है या वो चीज नहीं है, ये इस चीज में आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो वो स्वर पूछता है, ये क्या है, ये भी संयुक्त है, लेकिन ये क्या है, व्यंजन है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। तो इनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर भी बोलते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, विजातीय
विजातीय स्वर भी बोलते हैं। और इनको हम और क्या बोल सकते हैं, तो एक बात और ध्यान रखना, इनको हम और बोल सकते हैं असमान स्वर। इनको हम और क्या बोल सकते हैं, असमान स्वर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, असमान स्वर बोल सकते हैं। यानी कि ये जो ए बना हुआ है, हमें पता है छोटा आ प्लस छोटी ई, ए बना हुआ है छोटा आ प्लस ए से, ओ बना हुआ है छोटा आ प्लस छोटा ऊ से, औ बना हुआ है छोटा आ प्लस ओ से। आप लोग किताबों में यही पढ़ा होगा कि ये हमारे विजातीय स्वर हैं, ये हमारे विजातीय स्वर हैं, ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। लेकिन आपके अगर सामने कभी भी आ जाए बड़ा आ प्लस बड़ी ई, तो क्या आप इसको गलत ठहरा दोगे? बिल्कुल नहीं। जब आप संधि करते हो तब वहां पर ये चीजें आपको काम आने वाली हैं। यहाँ पर अगर आपने इसको छोड़ भी दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप बता दोगे, ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन जब आप संधि करोगे तो वहां पर ये चीजें आपको काम आएंगी। अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो आप चीजों को बना ही नहीं पाओगे। जैसे मान लो यहाँ पर हम कहें ये क्या लिखा हुआ है, रमेश लिखा हुआ है। अब आप इस रमेश के ऊपर देखोगे, इस माँ के ऊपर क्या लगा हुआ है, इस माँ के ऊपर क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। और आपने ए के बारे में क्या पढ़ा है कि अ प्लस छोटी ई को जब हम मिलाते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, तो क्या बनता है, ए। तो आप तो केवल इसी में तोड़ोगे, जो कि हमारा गलत हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए जानकारी आपको रखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजों को हम बनाते हैं। अगर आप ये सीख गए तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे। अगर रमेश को हम तोड़ेंगे तो हम कैसे इसको तोड़ते हैं, इसको हम तोड़ते हैं रमा प्लस ईस में, रमा प्लस ईस में। कैसे इसको हम तोड़ते हैं, रमा प्लस ईस में, रमा प्लस ईस में इसको हम तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे मेरे भाइयों, रमा प्लस ईस। यानी कि ये जो ए है, ये जो ए है, इसको हमने बनाया कैसे, इसको हमने बनाया कैसे, यहाँ पर हमने देखा बड़ा और यहाँ पर हमने देखा क्या, बड़ी। अगर ये मिलाओगे मेरे मित्रों तब भी ए बनेगा, तब भी क्या बनेगा, ए बनेगा। इसलिए ये बात आपको ध्यान रखनी है कि चीजों को हम किसी भी तरीके से बनाएं। अगर आप सीख गए कि छोटा आ को छोटी ई से मिलाएंगे तब भी ए बनेगा, अगर आप सीख गए बड़ा को बड़ी से अगर हम मिलाएंगे तब भी क्या बनेगा, ए बनेगा। लेकिन कभी कभी वो आपसे पूछ लेगा, कह देगा छोटा आ प्लस बड़ी से क्या बनेगा, तो गलत नहीं होगा। छोटा आ को अगर हम बड़ी से मिलाएंगे तब भी ए बनेगा। और अगर आपसे पूछ ले बड़ा आ को छोटी से मिला देंगे तब क्या बनेगा, तब भी ए बनेगा। तो ये मेरे प्यारे मित्रों, ये जो चीज हम यहाँ पर बता रहे हैं, ये चीज आपको बड़ी काम आने वाली है। यहाँ पर आपको लगेगा ये बहुत हम डीप जा रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आप सीख गए तो संधि करने में आपको बहुत आसानी मिलेगी। आप कैसे इस चीजों को कर पाओगे, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे। आप वहां पर तुक्का लगाओगे, इसमें कभी तोड़ोगे, कभी इसमें तोड़ोगे, कभी इसमें तोड़ोगे, कभी किसमें तोड़ोगे, आप समझ नहीं पाओगे। अगर आपको पता है परफेक्ट कि ए को हम ऐसे बनाएंगे, 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 तो हमारे सामने कुछ भी लिखा होगा, चीजों को हम तोड़ देंगे और आसानी से हम बता देंगे। ठीक है भैया, तो पार्ट 1 में ये हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी आज हम चर्चा कर लिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, स्वर के बारे में हमें पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर कभी कभी आपसे पूछ लेता है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि आप हमें बताइए कि आगत स्वर कौन से हैं। आपसे पूछ लेता है कि आगत स्वर कौन से हैं। लेकिन मेरे मित्रों, अगर आपसे पूछे कि आगत स्वर कौन है तो शायद आप बता दोगे, सब बता देंगे। लेकिन कभी कभी आपसे कह देगा कि विदेशज बताइए, विदेशज स्वर बताइए। तो एक बात ये ध्यान रखना कि आगत का मतलब, गत का मतलब आया हुआ, मतलब आगत, आगत यानी कि वो बाहर से आया हुआ। यानी कि अगर यहाँ पर हम कह देंगे कि आगत कहे या आपसे क्या कहे, विदेशज कहे, तो ये हमारा एक ही स्वर है और क्या है, और।
और एक बात ये ध्यान रखना, इसका नामकरण किसने किया था? आपको पता है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इन्होंने इस आगत स्वर का नामकरण किया था। अब इसका प्रयोग कहां पर होता है? एक बात ये ध्यान रखना कि जैसे आप लिखते हो, यहाँ पर आप लिखते हो, जैसे यहाँ पर लिखते हो डॉक्टर, यहाँ पर क्या लिखते हो? डॉक्टर। तो हम लोग ऐसे कहते हैं डॉक्टर, ये डॉक्टर नहीं हो तो डॉक्टर होता है। यानी कि यहाँ पर एक लाघव का हम सिंबल लगाएंगे, एक लाघव का क्या हम लगाएंगे? चिन्ह लगाएंगे। ये क्या है? यही क्या दिखाता है हमें? यही क्या दिखाता है हमें? आगत। यानी कि अधिकतम ये वाला जो चिन्ह है, अधिकतम जो अंग्रेजी वाले जो हमारे शब्द होते हैं उन्हीं पे अधिकतम ये लगता है। और यहाँ से अधिकतम क्या निकलता है? यहाँ से अधिकतम ओ निकलता है, अंग्रेजी का जो ओ होता है यहाँ से निकलता है। एक बात ये ध्यान रखना मेरे मित्रों, हमेशा कुछ भी आप पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ो कि दोबारा इसको हमें ना पढ़ना पड़े। इसको पढ़ने के पश्चात सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि अर्ध स्वर कौन से होते हैं, अगर आपसे पूछ ले अर्ध स्वर कौन से होते हैं, आपको पता है अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। स्वर का मतलब क्या होता है? स्वर आप लोग जानते हो जो स्वतंत्र होता है। अर्ध स्वर हमारे कितने हैं हिंदी में? अगर पूछे हिंदी में कितने हैं तो आप हिंदी पढ़ रहे हो, ना कि आप संस्कृत पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो। इसलिए यहाँ पर आपसे पूछे अर्ध स्वर कितने हैं तो संख्या में आप क्या लगाओगे? 2 लगाओगे। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, 2 तो है लेकिन कौन कौन सा? तो आपको पता है, एक है हमारा य और दूसरा हमारा क्या है? व। एक है य और दूसरा हमारा क्या है? व। ये हमारे क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर कहलाते हैं। अगर यहाँ पर हम आपसे पूछें कि ये हमारे अर्ध स्वर हैं तो संस्कृत में यहाँ पर कुछ बढ़ जाते हैं, यानी कि जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा, तो हम संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम हिंदी पढ़ रहे हैं। तो इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना कि अर्ध स्वर हमारे कितने हैं? 2 हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे हम पूछ लें, अगर हम आपसे पूछ लें कि जिह्वा के आधार पर, अगर हम आपसे पूछ लें जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद आपको शायद ये पता होगा। अगर आप लोग वीडियो के परीक्षा दिए होंगे तो शायद आप लोगों को ये पता होगा, आपसे पूछा था कि जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। हमसे ये नहीं पूछा था कि कौन कौन से हैं, हमसे केवल ये पूछा था कि जीभ के आधार पर, यानी कि जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। तो संख्या में अगर आपसे पूछे तो आप क्या लगाओगे? 3 लगाओगे। क्या लगाओगे? 3 लगाओगे। यानी कि एक होगा हमारा अग्र स्वर, एक होगा हमारा अग्र स्वर, दूसरा हमारा क्या होगा? मध्य स्वर, और तीसरा हमारा क्या होगा? पश्च स्वर। पश्च स्वर, ये है हमारा अग्र, ये है हमारा मध्य और ये है क्या? हमारा पश्च, अग्र स्वर। कभी कभी क्या होता है, वो आपसे ये नहीं पूछता है कि जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद बताइए, या जिह्वा के आधार पर अग्र स्वर कौन सा है, या जिह्वा के आधार पर मध्य स्वर कौन सा है, या जिह्वा के आधार पर पश्च स्वर कौन सा है। आपसे सीधा ये क्वेश्चन कर देता है कि निम्न में से अग्र स्वर की पहचान कीजिए। तो वहां पर आप खुद समझ जाना कि ये हमसे क्या पूछना चाहता है, जिह्वा के आधार पर। अगर आपसे वहां पर पूछ ले कि निम्न में से मध्य स्वर की पहचान कीजिए, तो आप खुद समझ जाना वहां पर वो क्या पूछ रहा है, केवल मध्य स्वर। लेकिन आप पहचान जाना, आप समझ जाना वो हमसे जिह्वा के आधार पर ही पूछ रहा है। अगर आपसे कहे कि पश्च स्वर की पहचान कीजिए, या निम्न में से कौन सा स्वर जो है वो क्या है? पश्च स्वर है, तो आप समझ जाना ये पश्च स्वर हमसे पूछ रहा है। लेकिन वो किसके आधार पर पूछना चाहता है? असल में जिह्वा के आधार पर। तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ ले ये हमें नहीं
नहीं पता है, आपको नहीं पता है, लेकिन इन्हीं में से पूछेगा, वो घुमा के पूछेगा, चीजें तो यही है ना, ये तो यही है, स्वर हमारे वही हैं, व्यंजन हमारे वही हैं, और हर एग्जाम में आता, फिर भी आप नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि वो पूछने का तरीका बदल देता है, चीजें वही होती हैं, तरीका बदल देता है। अब अग्र स्वर हमारे कौन कौन से हैं आपको पता है? छोटी ई, बड़ी ई, ए, ये हमारे क्या कहलाते हैं? अग्र स्वर कहलाते हैं। अगर हम कहें मध्य स्वर, तो मध्य स्वर कौन से कहलाते हैं? यहाँ पर हम कहेंगे केवल और केवल छोटा आ। अगर आपसे कहे पश्च स्वर कौन से हैं, तो पश्च स्वर हम कहेंगे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हर प्लेस पर, हर स्थान पर, हर बुक में ये लिखा है, लेकिन अगर कभी भी आपसे पूछ ले कि बताइए ये जो आगत स्वर है ये कहाँ जाएगा, ये जो आगत स्वर है ये वाला, ये कहाँ जाएगा, तो मेरे मित्रों एक बात ये ध्यान रखना, कभी भी आप कंफ्यूज हो जाओ तो इस आगत स्वर को आप उच्चारण करके देख लो। जैसे आपने बोला आ, तो इसकी ध्वनि कहाँ से निकल रही है? जीभ के पिछले भाग से। इसकी जो ध्वनि है, जो आवाज है, वो कहां से निकल रही है? जीभ के पिछले भाग से। तो इसका भी क्या होगा? इसका भी उच्चारण स्थान क्या होगा? पश्च होगा। यानी कि इसका उच्चारण स्थान तो हम कंठ बोलेंगे, लेकिन अगर हम कहें जीभ के आधार पर तो ये किसमें चला जाएगा? पश्च में चला जाएगा। तो इसको ध्यान रखना। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, या आप इसको और आसान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप जिह्वा को ही बना लो और उसी के अंदर फिल कर लो, ताकि हमेशा हमेश के लिए आप ये चीज याद रख सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर हम कहें ये क्या है? हमारी जीभ है। ये क्या है? हमारी जीभ है। इसको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे ये अगला भाग है। ये क्या है? अगला भाग है। इसको हम कहेंगे ये बीच भाग है, बीच वाला भाग है, और इसको हम कहेंगे ये पिछला भाग है। इसको हम कहेंगे ये कौन सा भाग है? ये पिछला भाग है। ऐसे हम जीभ को बना लें। इसको हम कहेंगे ये कौन सा भाग है? पिछला भाग है। अग्र स्वर यानी कि जीभ का अगला हिस्सा कौन सा है? ये है। तो अग्र स्वर को यहीं पर हम फिल कर देंगे, यानी कि छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, इन सभी को जब हम बोलते हैं तो जीभ का जो आगे वाला पोर्शन होता है, जो अगला हिस्सा होता है, उसका प्रयोग होता है। अगर हम कहें मध्य स्वर, तो मध्य स्वर में छोटा आ एक ऐसा स्वर है जो जीभ के बीच वाले हिस्से से हम बोलते हैं, यानी कि छोटा आ को हम कहां पर फिल कर देंगे? यहां पर रख देंगे। अगर यहाँ पर हम कहें पश्च स्वर, यानी कि जीभ का जो पिछला भाग है वो कौन सा है? ये है। पिछला भाग कौन सा है? ये है। अब पश्च स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, और एक आगत स्वर भी हमारा यहीं पर आ जाएगा। और इसको हम बोलेंगे अग्र स्वर। इसको हम क्या बोलेंगे? अग्र स्वर। और यहाँ पर जो स्वर आएंगे इसको हम क्या बोलेंगे? मध्य स्वर बोलेंगे। और यहाँ पर जो स्वर आएंगे इसको हम क्या बोलेंगे? पश्च स्वर आएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? पश्च स्वर बोलेंगे। ठीक है। इसको आप कहीं पर याद रखने के लिए, हमेशा याद रखने के लिए कहीं न कहीं इसको आप नोट कर लो। ठीक है मेरे मित्रों, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ मित्रों, ओष्ठ के आधार पर अगर आपसे पूछे स्वर के भेद कितने हैं, तो आपको क्या बताना है? 2। एक है वृत्तमुखी स्वर, दूसरा है अवृत्तमुखी स्वर। अब इसमें लोग क्या करते हैं? वृत्तमुखी स्वर और अवृत्तमुखी स्वर इसको रटने की कोशिश करते हैं। अगर आप चीजों को रट लोगे तो कब तक याद रख पाओगे? चीजों को रटेंगे कम, समझेंगे ज्यादा। अब आप देखो ये क्या लिखा है? ओष्ठ के आधार पर, यानी कि कुछ स्वर हमारे ऐसे होंगे जिनको जब हम बोलेंगे तो हमारा ओठ क्या होगा? गोल होगा। और कुछ स्वर हमारे ऐसे होंगे जिनको हम बोलेंगे हमारा ओठ क्या होगा? गोल नहीं होगा। जैसे का तैसा रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? और जब गोल होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो इसमें आपको रटने की कोई जरूरत नहीं। जैसे आपने कहा छोटा ऊ, जैसे आपने कहा छोटा ऊ, जब आप इसको बोलते हो तो आपका ओठ कैसे बनता है? गोल बनता है। कैसा बनता है ओठ आपका? गोल बनता
है? यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है वृत्त लिखा है, और वृत्त का मतलब क्या होता है? गोल। वृत्त का मतलब क्या होता है? गोल। यानी कि ये जो आकार है ये वृत्ताकार है। ये जो आकार है ये कैसा है? वृत्ताकार है। तो आप देख लो, जब हम छोटा ऊ को बोलते हैं तो हमारा ओंठ कैसा बन जाता है? गोल बन जाता है। तो हम कह देंगे ये क्या हो जाएगा? वृत्तमुखी। अब वृत्तमुखी आपको किस तरीके से पहचानना है? जैसे अगर हम कहें अवृत्त में क्या कोई उपसर्ग है? तो हाँ है। यहाँ पर क्या उपसर्ग है? छोटा अ उपसर्ग है। और छोटा आ का मतलब इसका ये जो छोटा आ ये क्या अर्थ देता है? नहीं देता है। यानी कि ऐसा स्वर जिसको जब हम बोले हमारा ओंठ क्या हो? गोल ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अवृत्तमुखी स्वर। जैसे यहाँ पर हमने कहा छोटा अ, जब इसको हमने बोला तो क्या आपका ओंठ गोल हुआ? नहीं हुआ। जब ओंठ हमारा गोल नहीं हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे? अवृत्तमुखी स्वर। आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप चीजों को ऐसे समझ जाओ, चीजों को ऐसे करोगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो इसमें थोड़ा सा हम लिख देते हैं, इसको आप ऐसे समझ लो, और इसमें हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम लिख देंगे ताकि चीजें क्लियर हो जाए। अगर इसके बारे में हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि ऐसे स्वर जिसका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार हो। आप खुद समझते हो, वृत्त का मतलब होता है क्या है? गोल। वृत्त का मतलब क्या होता है? गोल। अब आपको गोल बनाना है। जैसे यहाँ पर हमने कहा छोटा ऊ, ओंठ हमारा क्या हुआ? गोल हुआ। यहाँ पर हमने कहा बड़ा ऊ, ओंठ हमारा कैसा हुआ? बड़ा ऊ, ओंठ कैसा हुआ? गोल हुआ। यहाँ पर जैसे हम कहें ओ, ओंठ हमारा कैसा हुआ? गोल हुआ। यहाँ पर हम कहें ओ, अगर हम कहें ओ तो ओंठ हमारा कैसा हुआ? गोल हुआ। इनको हम क्या बोलेंगे? वृत्तमुखी। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, कहीं कहीं हमसे वो पूछता है कि ये जो आगत स्वर है ये इसमें जाएगा या इसमें जाएगा। तो जैसे आप आगत स्वर ओ है बोलते हो तो कहीं न कहीं आपका जो ओंठ है वो गोल बनता है, कहीं न कहीं गोल बनता है। आप इसको कह के देख लो, जब आप इसको कहते हो ओ, तो कहीं न कहीं हमारा ओंठ क्या होता है? गोल बनता है। तो ये जो आगत स्वर है ये भी हमारा किस में चला जाएगा? वृत्तमुखी में। और आपको केवल ये याद रखना है, लेकिन कभी अगर इसको पूछ ले तो कंफ्यूज मत होना। अब आपसे पूछे अवृत्तमुखी स्वर, तो इसमें हम थोड़ा सा लिखना चाहेंगे आ का मतलब ही क्या होता है? नहीं। आ का मतलब क्या होता है? नहीं। और वृत्त का मतलब क्या होता है? गोल। और स्वर यानी कि ऐसे स्वर जिनको हम बोले, जिनका हम उच्चारण करें, हमारा ओंठ क्या हो? गोल ना बने, हमारे ओंठ क्या हो? गोल ना हो, जैसे कि तैसे रहे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अवृत्तमुखी स्वर बोलेंगे। लिखना चाहो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ऐसे स्वर जिसका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार न हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अवृत्तमुखी स्वर बोलेंगे। आपसे ये डिफिनेशन नहीं पूछेगा, इसके बारे में आपसे ये नहीं कहेगा कि आप इसकी व्याख्या कीजिए, लेकिन अगर आप इसके बारे में जानोगे ही नहीं तो आप कैसे आंसर दोगे? कैसे आप उत्तर दोगे? अब अगर यहाँ पर हम कहें कि अवृत्तमुखी कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जैसे हमने यहाँ पर कहा छोटा आ, तो क्या हमारा ओंठ गोल बना? नहीं बना। जैसे हमने यहाँ पर कहा बड़ा आ, तो क्या आपका ओंठ गोल बना? नहीं बना।
जैसे यहाँ पर हमने कहा छोटी ई, तो क्या आपका ओंठ गोल बना? नहीं बना। यहाँ पर जैसे हम कहें बड़ी ई, तो क्या आपका ओंठ गोल बना? नहीं बना। जैसे यहाँ पर हम कहें ए, तो क्या आपका ओंठ गोल बना? नहीं बना। यहाँ पर हम कहें ऐ, तो ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? आवृतमुखी स्वर हो जाएंगे। ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? आवृतमुखी स्वर हो जाएंगे। ठीक है मेरे मित्रों, ये हमारे क्या हो जाएंगे? आवृतमुखी स्वर हो जाएंगे। ठीक मेरे मित्रों, चलो अब हम क्या यहाँ पर पढ़ेंगे, जो हर परीक्षाओं में हमसे पूछता है, फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं? जैसे आपसे पूछता है कि अनुस्वार, आपसे पूछता है अनुस्वार, आपसे क्या पूछता है? अनुस्वार, और आपसे क्या पूछता है? अनुनासिक। आपसे क्या पूछता है? अनुनासिक। एक अनुस्वार पूछता है और एक आपसे क्या पूछता है? अनुनासिक पूछता है। एक अनुस्वार पूछता है और एक आपसे क्या पूछता है? अनुनासिक पूछता है। आपसे पूछता है कि इन दोनों में अंतर क्या है, या निम्न शब्दों में से किस शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, या निम्न शब्दों में से किस शब्द के ऊपर अनुनासिक लगा हुआ है। तो अनुस्वार क्या होता है? एक जो हम नुक्ता लगाते हैं किसी शब्द के ऊपर, ये हमारा क्या है? अनुस्वार है। ये हमारा क्या है? अनुस्वार है। अनुनासिक क्या होता है? आप सभी लोग भली भांति समझते होंगे। अगर यहाँ पर हम कहें अनुनासिक, इस शब्द से आप नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अगर हम सिंपल बना देंगे तो शायद आप समझ जाएंगे। अनुनासिक हम किसे बोलेंगे? जिसे आप चंद्र बिंदी बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। हमसे एग्जाम में कहता है कि निम्न में से किस शब्द के ऊपर अनुस्वार है, या निम्न में से किस शब्द के ऊपर अनुनासिक है, तो जो अनुनासिक है वो चंद्र बिंदी है, जो अनुस्वार है वो क्या है? हमारी बिंदी है। एक बात ये ध्यान रखना कि ये हमेशा क्या होता है? तत्सम में यूज होता है। किसमें यूज होता है? तत्सम शब्दों में। और ये हमेशा किन शब्दों में यूज होता है? तद्भव शब्दों में यूज होता है। ये हमेशा किन शब्दों में यूज होता है? तद्भव शब्दों में यूज होता है। एक बात और ध्यान रखना कि ये हमेशा क्या होता है? दीर्घ होता है। ये हमेशा क्या होता है? दीर्घ होता है। और ये हमेशा क्या होता है? लघु होता है। ये हमेशा क्या होता है? लघु होता है। ये हमेशा क्या होता है? द्विमात्रिक होता है। ये हमेशा क्या होता है? द्विमात्रिक होता है। और ये हमेशा क्या होता है? हमारा एक मात्रिक होता है। ये क्या होता है? एक मात्रिक होता है। ये हमेशा एक मात्रिक होता है। और ये हमेशा क्या होता है? द्विमात्रिक होता है। और एक बात ये ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछे अनुस्वार क्या चीज है, तो केवल आप समझ जाना कि अनुस्वार हम कहां पर प्रयोग करेंगे, जहां पर जिस शब्द का हम उच्चारण करें, जो हमारी ध्वनि है केवल कहां से निकले? नाक से निकले, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनुस्वार। अब आप देखो कि ये जो ध्वनि है केवल ये बना हुआ, यानी कि ये क्या है? एक नाक है। जो ध्वनि है कहां से निकलेगी? नाक। और इसको हम कैसे पहचानेंगे? ये नाक है और ये क्या है? मुंह है हमारा। यानी कि इसका प्रयोग वहां पर करेंगे जहां पर जो ध्वनि है नाक और मुंह दोनों से साथ निकले। यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पर हम कहें अंश, तो हमारी जो ध्वनि है अंश कहां से निकल रही है? केवल नाक से। और यहाँ पर जैसे हम कहें आंख, तो जो हमारी ध्वनि जो है वो नाक और मुंह दोनों साथ में निकल रही है, जैसे आंख। यहाँ पर हमने क्या कहा? अंश। क्या कहा? अंश। तो ध्वनि कहां से निकली? केवल नाक से। ठीक है, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले भैया। जो गांव से जो लोग बिलोंग करते हैं, हो सकता है इसके बारे में उनको ना जानकारी हो, तो प्लीज अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। ठीक भैया, थैंक यू।